अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, मुल्क इस वक्त बहरानों में घिरा हुआ है। सियासी तल्खियां यूं दिखाई दे रहा है कि दुश्मनियों में तब्दील हो चुकी हैं। इन बहरानों से निकला कैसे जाए कि हमें यूं दिखाई दे रहा है कि जो लोग इन बहरानों का शिकार करने वाले हैं शायद उन्हीं से हमें आसें और उम्मीदें हैं। क्या वाकई इस बेयकीनी और बेचैनी की कैफियत से निकला जा सकता है? ऐसी मायूस सिचुएशन में अहले दानिश से ही रुजू करना चाहिए और इसीलिए आज ख़ास तौर पर हमने दावत दी अपने प्रोग्राम में शिरकत के लिए मारूफ स्कॉलर, दानिश्वर और कॉलम निगार हसन निसार साहब को। उनको खुशामदीद कहती हूँ। हसन निसार साहब, मैं ज़ाती तौर पर आपको बहुत ज़्यादा खुशामदीद कहना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, आज आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। और हसन निसार साहब, इमरान साहब भी और हम भी दोनों आपसे सवाल करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि बारी बारी सवाल करते रहें और जान सकें कि आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है, कैसे पाकिस्तान के फ्यूचर को आप देख रहे हैं। लेकिन सर, पहला सवाल मैं आपसे ये ज़रूर करना चाहूँगी कि ख़ास तौर पर अगर मैं इमरान खान साहब के रेफरेंस में बात करूँ तो वो कहते हैं कि जो इस वक्त कौम को मैं देख रहा हूँ जैसे वो बेदार है, ऐसे कभी नहीं थी। क्या वाकई आप भी ये देख रहे हैं कि मुल्क में कोई सॉफ्ट रेवोल्यूशन आ चुका है, कोई इनकलाब आ चुका है? पहली बात तो ये है कि रेवोल्यूशंस कभी सॉफ्ट नहीं होते। ये टर्म इस्तेमाल की थी जनरल हमीद गुल साहब ने, मेरे बड़े भाइयों की तरह थे, तो मैंने इसका बहुत मजाक उड़ाया था। उस ज़माने में पॉपुलर थी इंडियन एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित, तो मैंने कहा जी ये को माधुरी दीक्षित है जो आ रही है को मोतिया और गजरे पहन के और पायलें पहन के। इनकलाब भी कभी सॉफ्ट होते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो आप कह रहे हो कि लोगों में शऊर वगैरह ये वो, तो लोगों में जिस लेवल का शऊर भुट्टो के इलेक्शन में दिखाई दिया था, जिसके बारे में एक टर्म इस्तेमाल हुई थी। अब मुसीबत ये है कि इमरान साहब भी और आप भी माशाल्लाह यू वेरी यंग, आपको अंदाज़ा नहीं है। मैं चूँकि आई एम प्रीवी टू ऑल दिस, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और तारीख़ की किताबें भी भरी हुई हैं इस बात से। तो बुर्ज उलट गए, स्वीप कर दिया था भुट्टो ने, सत्यानाश कर दिया था ये बडेरे शडेरे सब। हालांकि उससे पहले कैफियत यह थी कि भुट्टो को ही वॉज गोइंग डोर टू डोर स्पेशली इन पंजाब, और उसको कोई सो कॉल्ड इलेक्टेबल और ख़ानदानी वगैरह ना उसको हाथ भी नहीं पकड़ा रहा था। इसलिए बहुत सारे रिफ रैफ टाइप, जिसे हम आमतौर पे हमारे यहाँ रिफ रैफ कहा जाता है, मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं कर रहा, उनको टिकट्स देना पड़े और वो लल्लू पंजू सारे के सारे इलेक्ट हो गए। और एक नया मुहावरा ईजाद हुआ कि भुट्टो अगर खंबे के ऊपर अपना टिकट रख दे तो खंबा इलेक्ट हो जाएगा। सो कौन कह सकता है कि ये पहली बार हुआ भाई? उसके बाद क्या हुआ? भुट्टो तख्तादार पे पहुंच गया और खोती, पंजाबी का मुहावरा है, खोती चक्कर काट के फिर बोर्ड थले आ गई, अवाम फिर वहीं के वहीं रह गए। उसके बाद ये बाकी जो सारा टोपी ड्रामा है ये आपके सामने है, शायद आपने पार्टली इसको देखा हो, मैं तो उसको भुगत रहा हूँ। आपने दो चीज़ें कही हैं अपने इंट्रो में, मुल्क बहरानों में घिरा हुआ है, मैं तो बचपन से सुन रहा हूँ भाई, आई एम वेरी क्लोज टू 70, मुझे तो एक दिन सुकून का याद नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि दुश्मनों ने घिरा हुआ है, तो भाई ये मेरी ये किताब आने वाली है 5-7 दिन में, बिल्कुल आखिरी मरहल में है। उसमें उस ज़माने के कॉलम हैं, ज़िया शाहिद मरहूम ने खुद 30 साल पहले के मेरे कॉलम जो ख़बरें में छपा करते थे वो इकट्ठे करके किताबी शक्ल, अपनी मौत से पहले उन्होंने कहा था ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, मैं करना चाह रहा हूँ। तो अब्दुल-सत्तार आसिम हैं, पता नहीं उनके इदारे का नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने उनको दिया। वो आए मेरे पास इजाज़त लेने, और दूसरी बात कि जी ये नाम रखा था ज़िया शाहिद साहब ने, उन्होंने उनकी हैंड राइटिंग में मुझे न्यूज़ प्रिंट जो कागज़ होता है उस पर वो दिखाया, तो आई रिकग्नाइज्ड हिज हैंड राइटिंग। उसका उन्वान था बीबी, बाबू और बेबस अवाम। ये चंद दिनों में होगी मार्केट में। उस जमाने के सारे कॉलम पढ़ के देख लो। कबायली जंग लड़ रहा था नवाज शरीफ और बेनजीर जत्थे, और मैं इनके बारे में क्या लिख रहा था, ये ऑन रिकॉर्ड को गपशप, ड्राइंग रूम की गपशप नहीं है, ये लिखे हुए कॉलम है। और उस वक्त खबरें टॉप पे था। क्या मैं कहता था, इनमें सिर्फ जेंडर का फर्क है, एक खड्डा है, दूसरी खाई है, एक छुरा है, एक छुरी है। तो मैंने कहा लोग किस चक्कर में। इरशाद हक्कानी साहब ने एक दफा लिखा कि ये आपस में
जानवरों की तरह लड़ रहे हैं, इनको ले दे के सुलह गिव एंड टेक ये है वो। तो मैंने इरशाद हक्कानी साहब की मैं बहुत इज्जत करता था, आज भी करता हूं। तो मैंने कहा था हक्कानी साहब आप अवाम दुश्मन मशवरा दे रहे हैं, इनको रीछ कुत्ते की लड़ाई जारी रहनी चाहिए, अवाम तो इनका बिगाड़ कुछ नहीं सकते, सो लेट देम ब्लीड ईच अदर। भुट्टो ये नवाज शरीफ के जुमले कोई भूल सकता है कि पीपल्स पार्टी का नाम सुनते मेरा खून खौलने लगता है? अच्छा, फिर मेरा दिल करता है बहरा अरब में गर्क कर दूं। आगे चलें, आसिफ जरदारी की जुबान काटी। जवाबन बेनजीर भुट्टो ने क्या किया जब उसका बस चला? इनके बूढ़े बाप को, मियां शरीफ जी, उनको डाले में फेंका, उनके दफ्तर से उठा के, दवाइयां भी नहीं उठाने दी, उस बूढ़े आदमी को और ले गया उठा के। अगर मैं कोई बात गलत कर रहा हूं, मुझे आपके एज ग्रुप का नहीं पता, इमरान मेरे भाइयों की तरह मैं जानता हूं। जी, काफी कुछ तो हमने भी विटनेस कर लिया है, लेकिन वो सियासत में सब कुछ भुला बैठे हैं ना, दुश्मनियों में घिरा, उसकी वजह है बिकॉज दे आर नॉट पॉलिटिशियंस, ये फॉर्चून हंटर्स हैं, सही, ये ठग्गों के टोले हैं। जैसे शिकार पे नहीं जानवर लड़ता, ये इक़्तिदार नहीं, ये शिकार है, ये मुल्क इनकी चरागाह है, ये बुसकशी का मैदान है और डे वन से है। बुरहानों की बात है तो सुभान अल्लाह भाई, मशरकी पाकिस्तान जैसा बुहरान कोई आना है किसी मुल्क पे? ये मुझे बताएं, सही, पिछले कितने अशरों में कितने मुल्क टूटे हैं? आप बुहरानों की बात कर रहे हो। नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था, भारी मैंडेट, चंद जेब का नाम का एक आदमी था, उसने खुदकुशी की इसके मॉडल टाउन वाले घर के सामने। एक अखबार की सुर्खी है शेर आटा खा गया, महंगाई। ओ भाई, सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने रौंद के रख दिया। ऐसे तातारियों ने, सिर्फ तातारियों ने बगदाद के साथ किया था जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ किया। कोई एक बात अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बता दें। पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, लूट मार अखीर पे थी, औरतों की बेहुरमती हुई, मां के पेटों में मौजूद बच्चे करपानों से चीर के निकाले गए, बूढ़े जवान कत्लो गरत। वो कहते हैं ना एक आग का दरिया था और तैर के जाना था, ये सूरत हाल थी, लेकिन पाकिस्तान मकरूज नहीं था। गांधी जी ने मरण बर्त रखा भूख हड़ताल की कि पाकिस्तान का पता नहीं 75 करोड़ को इतना उस जमाने में बनता था, जो इसका हक है। मैं भी तकसीम के खिलाफ हूं, लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान बन गया है, ये उसका हक है, उसको दो। यानी पाकिस्तान उस वक्त मकरूज नहीं था, उसने लेना था, देना किसी का टका नहीं था। फिर क्या हुआ? आज आपकी तो जो नस्ल पैदा भी नहीं हुई, वो भी मकरूज, वो गिरवी पड़ी है, बिल्कुल, वो रहन पड़ी है। तो इनमें से क्या नया है बीबी? बिल्कुल ठीक। जो आप मुझसे पूछ रहे हो, इनमें से कोई नई चीज है तो मुझे पूछो। अच्छा हसन निसार साहब, मेरे लिए तो सच्ची बात है, ऑफ द कफ आपने मुझे को ब्रीफ तो नहीं किया जी सर, यही कुछ याद आया है। और अगर आप चाहो तो मैं पूरा प्रोग्राम इस पे कर दूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। गुजारिश क्या नहीं हो चुका यहाँ? हसन निसार साहब, गुजारिश ये है कि बड़ी मेहरबानी आप आगे क्या क्या इल्जाम था, जदे गए वापस आए फिर इख्तिदार को खुदा का खौफ करें। कभी सुना है, कभी सुना है दुनिया की तारीख में? यही नहीं इस क्राइम, अरबों करोड़ों ये वो, करोड़ तो खैर वैसे ही कौड़ियों का भी नहीं रह गया, 2 टके टोकरी भी नहीं रह गया, करोड़ अब खरबपति डॉलरों में केसेस चल रहे हैं। आंख खुलती है पता लगा ये तो वजीर आजम है। ये जो हसन निसार साहब, ये ऐसे ही चलेगा या ये इनकी सियासत कभी खत्म होगी? ये नवाज शरीफ साहब तो फिर वापस आने की बात हो रही, लोग कह रहे हैं। और 10-15 साल जी, जो कभी किसी इस तरह के बंदे पे हाथ डालेगा, पागल हैं जो ये सोचते हैं। हर बंदा बेसिकली वो सर्वाइवर होता है, और खास तौर पे सरकारी मुलाजिम तो बेचारा करियर ओरिएंटेड सा एक आदमी होता है, वो तो एक रोबोट होता है। किसी की जुर्रत नहीं होगी आइंदा 15 साल, उस वक्त तक माशाल्लाह कोई और इस तरह का लतीफा हो जाएगा। तो खुदा का खौफ करें। मैं ये नहीं कहता कौन करप्ट है कौन नहीं है, मेरा नहीं है इशू, लेकिन परसेप्शन होती है। मैं अगर अपनी
साख की हिफाजत नहीं कर सकता, तो मैंने मुल्क की हिफाजत खाक करनी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है इंसान की जिंदगी में उसके बारे में परसेप्शन क्या है, रेपुटेशन क्या है, उसकी साख क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। अगर मैं अपनी क्रेडिबिलिटी की हिफाजत नहीं कर सकता तो मैं किस चीज की हिफाजत कर सकता हूं? ठीक। हसन निसार साहब, तो इसलिए ये बहरानों दुश्मनियों ये तो ऐਵੇਂ ही बस खाना ये तो पूरी ऐसे ही है। चल रहा है और सवाल चलता ही आपका, I'm sorry, चलता ही चला जाएगा। अच्छा, that is the way it is. मीनवाइल इमरान साहब, जो बात हसन निसार साहब कह रहे हैं, मैं थोड़ा आप उसमें कमेंट लेना चाहूँगी, क्योंकि आजकल हम बात तो कर रहे हैं सियासी जो रोज़ धमा चौकड़ी मची हुई है, लेकिन हम लोग तो अब ये देख रहे हैं कि जो सियासी क्राइसिस है इसमें इजाफा ही हो रहा है और कोई इसका हल तो हमें निकलता दिखाई नहीं दे रहा, तलखी में ज़्यादा ही इजाफा हो रहा है। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जैसे हसन निसार साहब कह रहे हैं तो शुरू से ऐसे ही चलता है, तो ऐसे ही चलता रहेगा या कभी हम इससे निकल पाएंगे, इवॉल्व करेंगे? देखिए हसन निसार साहब जो है ना, जो बात कह रहे हैं सच्ची बात है कि मेरा तो उनसे वैसे भी एक रिश्ता है बड़ा अदब का, मोहब्बत का, प्यार का, और मैं तो जब भी उनके पास बैठता हूँ सीखता हूँ, वो ऐसी बात हमेशा करते हैं और सच बोलते हैं। उन्होंने कभी भी कोई लगी लिपटी नहीं लिखाई। अब जो उन्होंने बात की है, देखें बात तो सच है, वो कहते हैं ना बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। मामला ये है कि माशी हो या सियासी सूरत हाल, दोनों में क्या यहाँ हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स जितनी देर तक अपनी अना को और अपने फ़ायदे को, अना और मफादात, ये दोनों जुड़े हुए हैं। इन दोनों को कुछ अरसे के लिए, कुछ देर के लिए पसे पुश्त नहीं डालेंगे। हसन निसार साहब से हमारा राब्ता भी हो गया। हाँ इमरान जी। साहब आप क्वेश्चन करना जी। चाह रहे थे उनसे, आप ही कंटिन्यू कर लीजिए। जी हसन साहब, मैं कह रहा था कि पहले तो बड़ी आपकी मोहब्बत है, आप हमेशा छोटे भाई का दर्जा देते हैं और हम तो हमेशा आपको सुन के ही आपसे सीखते हैं। गुजारिश ये है कि सारे बहरान तो इसी तरह से हैं। आप इस वक्त मौजूदा उसमें सिर्फ ये बताएं कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, क्या आप नहीं समझते कि ये इदारे वाकई ही इनमें ये मामलात कुछ खराबी की तरफ हैं या जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है? देखें, बुनियादी बात तो इमरान, आप जानते हो कि परफेक्शन तो कहीं नहीं है, वो तो अल्लाह की ज़ात है। इंसानों में, हुकूमतों में, अवाम में खामियां होती हैं, कमज़ोरियां होती हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट द वे। मुझे अपने वालिद से इख्तलाफ हो तो क्या मैं उनकी दाढ़ी पकड़ूंगा, उनकी पगड़ी चौक में उछालूंगा? ये इदारे हमारे बाबे हैं, बुजुर्ग हैं, एल्डर्स हैं। ये देखें, जो हलाक होते हैं, जो सोचते हैं कोई इंडिविजुअल को मसीहा को तोपखाना हो, इंसान जिसने मर जाना है यार, वो हिंदू जीनियस होगा, वो मर जाएगा तो उसको आप चिता में जला दोगे, मुसलमान या ईसाई होगा उसको आप मट्टी में दबा दोगे। तो क्या औकात है? इदारे उन पे क्रिटिसाइज करने की बजाय उनको इंप्रूव करो, उनमें बेहतरी लाओ। बाकी जो आपका मैंने ओवर किया है कि ये अपनी अनाएं सुवाए अनाओं के इनके पास है क्या, कैसे पसे पुश डाल दें? मेरा डे वन से थीसिस है, ये जमहूरियत नहीं है, ये सियासत नहीं है, ये सियासतदान नहीं है। अब समझ नहीं आए अगर लोगों को तो मेरा कसूर नहीं है, आ जाएगी, लेकिन तब तक अल्लाह ना करे सब कुछ लुट चुका हो। आई एम राइटिंग ऑल दिस फॉर द लास्ट 33-4 years, किताबों की शक्ल में महफूज है। मैं डे वन से कह रहा हूं कि ये नहीं इस तरह होना। यहां फरिश्तों की हुकूमत भी आ जाए तब भी नहीं होना। फांसी चढ़ा दो मुझे अगर हो जाए। अव्वल तो मैं वैसे ही अब उम्र के उस हिस्से में हूं, अब जरूरत नहीं, लेकिन मेरी कब्र पे छितर मारना अगर कुछ हो जाए। याद रखना, पाकिस्तान के चंद बुनियादी इश्यूज को जब तक कोई एड्रेस नहीं करेगा, ये मुल्क ट्रैक पे नहीं आएगा। ये लिख के रख लो। सर, वो बुनियादी इश्यूज ही बता सारे उल्टे लटक जाएं। कौन से वो बुनियादी इश्यूज हैं बात सुने, साहब? मैं आ रहा हूं, उधर आ रहा हूं। गुड। एक है पॉपुलेशन, ये नहीं जानते ये इस्तेदाद का जमाना है, तादाद नहीं। वो इतने से यहूदी हैं, माचिस की डिबिया में आ जाएं, पूरी दुनिया उन्होंने ठोकरों में रखी हुई है।
क्यों? दे आर केपेबल, वो काबिल लोग हैं, उनमें कोई डिसिप्लिन है, का सर पैर है, कोई अहमियत नहीं। ये मसल का नहीं जमाना। तादाद उस वक्त जरूरी थी जब 1-on-1, सोर्ड टू सोर्ड, हॉर्स टू हॉर्स मुकाबला होता था। अब तो एक बंदा नचा के रख दे, एक एटम बॉम्ब, बिल्कुल सही, एक बंदा वो गया हिरोशिमा नागासाकी, किधर गया भाई? ये होश नहीं इनको, 22-24 करोड़ संभाला नहीं जा रहा। और कल ही आई वाज गोइंग थ्रू दैट स्क्रिप्ट, जो मैं ताज़ा किताब की बात, तो मैंने कई जगह देखा, मैंने अपने कॉलम में लिखा कि 12 करोड़ की मैं मातम कर रहा था, 12 करोड़ का 24 हो गए, ना 12 संभाले जा रहे थे ना 24। और तुम्हारा बनेगा क्या? सही, तुम्हारे हर चौक में तेल निकला है तब भी कुछ नहीं बनेगा। ये तो हो गया पॉपुलेशन। दूसरा, आपका जो मुस्तकबिल है, आज से 12, 15, 14, 15 साल के बाद जिन बच्चों ने मुल्क संभालना है, वो सवाए कचरे के मुआफ करना कुछ नहीं। मैं बात कर रहा हूं सरकारी स्कूलों की, जो हाई प्रोफाइल स्कूल्स हैं, उनके बच्चों ने रहना नहीं यहां। मेरे हल्का अहबाब में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके ज्यादा बच्चे बाहर नहीं है या सारे ही बाहर नहीं है। बिल्कुल ठीक, सही कह रहे हैं। उन्होंने यहां क्या करना है? हसन निसार साहब, आप हमेशा कहते हैं पाकिस्तान का मसला जो है वो मईशत बाद में है, पहले अखलाकियात का है। हमारा बहैसियत माशरा जो हम अखलाकी पस्ती का शिकार है, इस पे आपका बड़ा जोर होता है। जी जी, सुन लें। अच्छा, मेरा तो फोकस ये, इसका मूजद भी इस मुल्क में इस कॉन्सेप्ट का मैं यूं कि बेवकूफो, मैं आई एम हम्बल, मेरी फॉर्मल एजुकेशन अगर है तो वो इकोनॉमिक्स में है। कैसे? इकोनॉमिक्स, इक्तसादियात, अखलाकियात के बगैर नहीं। मैं रिसेंटली आई वाज रीडिंग कि उन्होंने कहा जापानीज बेचारे इस तरह शुरू हुए थे, आज अगर कोई चीज उनसे 1 करोड़ की तादाद में मंगाएं, कोई पुर्जा कोई कुछ, हमें यकीन होता है कि इसमें से एक भी सब स्टैंडर्ड नहीं होगा। कैसे? ये क्या है? ये अखलाकियात है। इधर तो चोरों का निजाम है। देखो, पेट्रोल बढ़ता है, उसके प्रोपोर्शन से अगर आप उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ाएं, चीज की उस हिसाब से बढ़ाएं। 1 रुपया बढ़ता है, हमारे छोटे दुकानदार रेडी वाले से लेके बड़े से बड़े फन्ने खान तक, वो 3 रुपया केजी चीज बढ़ा देता है। हर आदमी का हाथ दूसरे की जेब पे है, जेब में है। बिल्कुल सही। क्या आपकी बर्बादी अखलाकियात, लीडर आपके मुल्क आ गए, इनको बात नहीं समझ आ रही। ये इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट लोग हैं, इनको पता ही नहीं इक्तसादियात। वो क्लर्कों की तरह सोचते हैं, दे थिंक लाइक क्लर्क्स, दे डोंट हैव एनी विजन। वो अखलाकियात नहीं अगर आपकी, तो इक्तसादियात भी नहीं। बिल्कुल ठीक। अब चोर, सब स्टैंडर्ड, झूठे, जो अपने बच्चों को बात सुनो, इक्तसादियात क्या है? कितने करोड़ लीटर डेली बिकता है, उनमें से 99.999% मिलावट ज्यादा होता है, केमिकल्स का बना हुआ। ऐसे ही। कोई ये सोचने को तैयार नहीं कि यही दूध जब बच्चे बच्चियां पिएंगे, कल उनकी शादियां होंगी तो नस्लें कैसी होंगी। बिल्कुल ठीक। वो दौले शाह के चूहे होंगे। इनको पता नहीं इक्तसादियात, वो क्या इक्तसादियात? अच्छा, कदम कदम पे आपस में झूठ, टैलेंट की कमी नहीं। और टैलेंट है कहां? 75 साल हो गए, तुमने कोई साइंस में को काम किया है कोई? और साइंस और टेक्नोलॉजी आखिरी चीज है, याद रखना। विजडम कहती है रब तक पहुंचने का एक जो सब्जेक्ट है मेजर, वो मैथमेटिक्स है। यहां एमए उर्दू, एमए पॉलिटिकल साइंस, पता नहीं क्या बैठाए फिर रहे हैं ये। कोई चज का एटम बॉम्ब बनाया, फुदकते फिर रहे हैं। ओ भाई, एटम बॉम्ब तो पाकिस्तान बनने से चंद साल पहले बना, 2 शहरों में यूज भी हो गया। एक का नाम लिटिल बॉय था, एक का नाम था फैटमैन। वो बना लिया। अगर आपने नकाली कर ली, उस पर क्यों फुदक रहे हो भाई? तुमने क्या किया है? कुछ भी नहीं। गाड़ियां लेके फिर रहे हैं चोरों की तरह, लेन की परवाह नहीं। क्यों? आपने बनाई नहीं। क्योंकि जिन्होंने गाड़ी बनते देखी, उठते देखी, साथ साथ उनकी ट्रेनिंग हुई, तरबियत हुई। बिजली है, बिजली चोर है। अब यार मुझे बताओ, आप
بالکل صحیح. with this kind of اخلاقیات if you talk about اقتصادیات تو آپ یا تو بالکل ہی بیوقوف ہو یا بہت بڑے منافق ہو. ختم. لیکن اس پہلے میں اپنے گریبانوں میں جھانکو. یہ سارے جو آپ نے پرابلمز انڈیکیٹ کیے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہم کیوں نہیں ایک قوم بن کر اخلاقیات اپنی بہتر کر سکے؟ یہ قوم کا مسئلہ ہے یا ہمیں لیڈرشپ نہیں ملی؟ ٹو وے ہوتا ہے، یاد رکھنا. ہم جب ایام جاہلیت کی بات کرتے ہیں عربوں کی، تو یاد رکھنا عرب کسی کو زبان دیتا تھا تو جان دے دیتا تھا. بڑا مشہور واقعہ ہے، اس پری اسلامک ہسٹری کی بات کر رہا ہوں. کوئی بندہ آیا، اس نے کہا میرے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں فلانا، اس نے کہا تو میری پناہ میں ہے، کوئی بات نہیں. کچھ دیر بعد ڈھونڈتے ڈھانٹتے آ گئے لوگ، اس نے اس کو چھپا دیا. تو انہوں نے کہا تیرے بیٹے کا قاتل یہ حلیہ. وہ بدو شوق ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جس کو پناہ دے چکا ہے وہ اس کا بیٹے کے قتل میں بھاگا ہے. اس نے ان کو ٹال دیا اور ان کے جانے کے بعد اسے کہا یار میں تجھے پناہ دے بیٹھا ہوں، تو میرا ہی بیٹا مار کے آیا. وہ یہ لیول تھا، شجاعت ان کی پہچان تھی. وہ اس طرح کے لوگ تھے، گندے مندے غلیظ. وہ میرے جیسے نہیں تھے، میں اور کسی کی بات نہیں کرتا. چلو قوم کدھر ہے؟ ایک گلی میں آپ اکٹھے نہیں، میں یہ ہوں میں وہ ہوں، تو وہ ہے وہ ہے. تو قوم کس کو کہتے ہیں؟ مجھے نہیں آج تک سمجھ آئی. صحیح. میں نے نہیں کو قوم شوم دیکھی ہے. قومی ترانہ لکھنے سے تو قوم نہیں بنتی. اس سے بنتی ہو میں روز ایک قومی ترانہ لکھ دیتا ہوں. بالکل. تو آپ کو اپنے بیسک ایشوز کی اور کانٹرڈکشنز کی سمجھ نہیں ہے. اچھا سر، موجودہ تناظر میں اگر بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب یا کوئی اور اس وقت ایسا ہے لیڈر جو تھوڑی سی سمت کو درست کر سکے؟ ہے بڑا مشکل سوال کیا ہے عمران صاحب. یہ تو کہتے ہیں وہ راہ پہ آ جانے تے واہ پہ آ جانے. وہ تو کیا کہتے ہیں کہ پڈنگ کا مزہ تو اس کو چکھنے کے بعد آتا ہے. لیکن میرا بنیادی تھیسس تھا، ہے اور رہے گا جب تک معاملہ بالکل ڈراپ سین نہیں ہو جاتا، وہ رہے گا. اور وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے برسا برس اشروں آزمایا اور ملک کا ستیہ ناش کرایا، یہ نہ اس بچی نے کیا ہے عمران، نہ آپ نے کیا یا نہ میں نے کیا ہے. بالکل. لاش موجود ہے، اس ملک کی اکانومی کی اور اس ملک کی اخلاقی اقدار کی لاشیں موجود ہیں. قاتل کون ہے؟ حکمران جو مسلسل رہے. اور ایک بات یاد رکھنا، یہ بہت بڑی بکواس ہے، اپوزیشن میں ہونا بھی حکمران ہونا ہی ہے. بالکل ٹھیک. اسے کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں گورنمنٹ ان ویٹنگ. بالکل. یہ تو ملک برباد کر گئے. یہ سچے ہوں گے فرشتے ہوں گے میں نہیں جانتا. ملک کھا گئے، نااہلی کی وجہ سے کھا گئے یا خیانت بددیانتی کی وجہ سے کھا گئے، لیکن کھا گئے. سٹیل مل کھا گئے، پی آئی اے کھا گئے، کارپوریشنیں کھا گئے، یہ وہ ریلوے کھا گئے. انہوں نے چھوڑا ہی کچھ نہیں. اوپر سے تقریریں سن لو. اور مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ ہم نسل در نسل خدمت کریں گے. خدمت نہیں، دراصل حکومت، حکمران خاندان. یہ تو زبان ہے ان کی. جھوٹے الزام. اچھا عمران دس ٹائم اف ہی ڈزنٹ، مطلب اگر سین فیصلے ہوتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے نا جی. میں آپ کا مستقبل اپنا جو کہو میں بتا دیتا ہوں. مجھے اس کا میرے سامنے اگر اس کی پرفارمنس کا 10 سال کا ریکارڈ ہو، چاہے بچہ ہو اسکول کو، بالکل میں بتا دوں گا یہ کل کیا کرے گا. اگر وہ اپنی عادات تبدیل کر لے میری رائے بھی تبدیل ہو جائے گی. سو آئی ڈونٹ نو. لیکن قوم کو تیار رہنا چاہیے. جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں کوئی معجزہ کر دوں گا، کوئی اوور نائٹ ہو جائے گا، وہ جھوٹ بولتا ہے. قوم تگڑی ہو جائے، پل اپ یور ساکس، چاہے ساکس تمہاری پھٹ جائیں. یہ نہیں ہونا ٹریک پہ واپس 2 4 5 سال اگر بہترین حکومت بھی آئے. یہ لمبا پینڈا ہے. اکانومی مذاق بنایا ہوا ہے. یہ کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں. یوں اب 6 مہینے میں یوں کر لیں گے، 8 مہینے میں تو کیا کر لو گے تم؟ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ لیکن بنا رہے ہیں. اچھا ڈار آ رہا تھا یہاں ٹھیک کرنے. ان کی عقلیں دیکھو. سربراہان مملکت جو ورچوئل ٹائپ وہ کانفرنسز کرتے ہیں، بھائی تو کو منشی ہے، تو
नोट गिनने वाला को कैशियर है, तू इकोनॉमी सीधी करने बैठा है, वहां बैठ के कर। इकोनॉमी कोई ये मुंशी तो नहीं है, एक फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने तो पॉलिसी देनी है। 2, 4, 5, 6, 7 मोटे मोटे काम होंगे, वहां बैठ के बता दे मैं आ रहा हूं। अब वो नहीं आ रहा, क्योंकि अब फिर चित्र नजर आ रहे हैं, भाग गया, पेशे हेरा फेरी है, घर का नाम हजवेरी, अब उसे छोड़ें। हसन निसार साहब से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आज हसन निसार साहब हमारे साथ शो पर मौजूद हैं, तो हम उन्हीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जो ये इतना टाइम, जितना टाइम हुकूमत की इमरान खान साहब ने, उसमें बहुत सारी तनकीद आपने भी की, हमने भी की, बहुत सारी गलतियां भी थी, लेकिन आप समझते हैं कि उनसे अब उन्होंने सीखा है और अगर दोबारा उन्हें मौका मिलता है तो वो कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे? माफ करना बेटा, आप तो शामिल बाजा थे, सबसे पहले तो आवाज ही मैंने उठाई थी। लीडिंग लोगों ने कॉलम लिखे कि हसन निसार भी अगर अब ये कह रहा है तो इसका मतलब मामला निकल गया। ये लिखी हुई लोगों की आरा की बात कर रहा हूं, बाकियों ने तो आहिस्ता आहिस्ता, मैं तो साल भी पूरा नहीं हुआ था, मेरा गुस्सा और था और वो आज भी है। इमरान का और इनका कोई कंपैरिजन नहीं, वो एक स्टांस है मेरा। दूसरा, वो भाई आपके इक्तदार में आने से पहले आपका ही एक लग लपेट को करीबी आदमी है डॉक्टर इशरत, साबिक गवर्नर जो थे स्टेट बैंक के, वो आपके इक्तदार में आने से पहले उसकी किताब आई हुई है, गवर्निंग द अनगवर्नेबल। आपने तैयारी कोई नहीं की यार, कमाल की बात है। आप मुझे उठ के कहो कि जी ये हमारा सिक प्रोजेक्ट है, ये टेक्सटाइल मिल है, शुगर मिल है या फलाना है, तो चलाओ। मैं आऊंगा, मेरे बाप ने कभी नहीं देखी शुगर मिल, मैं कैसे चलाऊं? वही तो माड़ा मोटा हल्का फुल्का लिखने पढ़ने का काम आता है, मुझे क्या पता। नहीं, ये हर बंदा ही मिस्टर नो ऑल है। बगैर तैयारी के इतना मुश्किल मुल्क तुम संभालने आ गया, और ऊपर से अंदाजा लगाएं बंदों की शनाख्त का आलम। शहजाद अकबर, वो चलता फिरता बिस्तर बंद, मुझे इस घर में बैठे पता था वो क्या कर रहा है। कमाल की बात नहीं, वो वारदात क्या कर रहा है मुझे पता था, वो कहां आता है, कहां ठहरता है, क्या करता है, मैं सब जानता था। इनको नहीं पता लगा, वो बिस्तर बंद बेवकूफ बना के उनको लपेट लपूट के फारिग करके वो गया। उसकी तफसीलात को छोड़ें, वो मैंने गिफ्ट किया था या फलाना, छोड़ें, जाने दें। अब इस तरह का बंदा किस चीज के गिर्द घूम रही है? मेरा ही दिया हुआ नारा है, याद रखना जी। इख्तिसाब सरेआम इक्तदार में अवाम। जब ये नई नई बनी है पीटीआई, मैं इनका पहला मीडिया एडवाइजर, इनका सारा ये कच्चा जो ये मैंने, ये हुक्म अल्लाह का, कानून कुरान का, रस्ता रसूल का, और पाकिस्तान सब पाकिस्तानियों, ये अच्छा रियासत मदीना एक सिंबॉलिक बात है भाई। इसको आप समझने की कोशिश करो, किसके सुपुर्द क्या कर रहे हो। तुम्हारा सबसे बड़ा चैलेंज है एहतसाब, दे रहे हो किसको? उस बिस्तर बंद को। वो ऐसा इनको चूना लगा के गया है, वो अजीबो गरीब सा आदमी था, मुझे नहीं पता, ऐसा बेवकूफ, ऐसी ट्रक की बत्ती के पीछे उसने सबको लगाया है। जब सारा कुछ फारिग हो चुका था तो उसको अगर निकाल दिया तो क्या फर्क पड़ता है, वो जहां कहीं और दिहाड़ी लगा लेगा, ये जो भी करना है कर लेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन साफ पता था ये कौन है, वो किन लोगों से मिलता था। अजीब बात है, अगर प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता था, झूठ बोलते रहे कुछ लोग, वो मुझे पता है, लेकिन हमारा चूंकि इंटरेस्ट कोई नहीं होता मेरे से को पूछे तो मैं तब भी बहुत मुश्किल ही बात करता हूं, मुझे को मशवरे देने का शौक नहीं है, इसलिए आई न्यू दैट। और इतने क्रूशल मामलात और आप आ गए हो बगैर तैयारी के, नहीं होता यार। ओ लेवल का एक ज़हीन बच्चा अगर होमवर्क नहीं करेगा तो ही नॉट बी एबल टू क्वालिफाई। आप काम करो, जान मारो, पहले तो आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारे मसाइल क्या हैं। इस मुल्क के असल मसाइल का इनको शऊर ही नहीं। मैंने किसी के मुंह से आज तक किसी सीरियस जो ये पॉलिटिक्स करने वाले वाकई जो हुजू में आते हैं, मैंने नहीं आज तक सुना कि प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे या किसी चीफ मिनिस्टर के लेवल पे किसी ने नहा पड़ा हो आबादी का, या कोई रोया हो कि इस मुल्क की प्राइमरी एजुकेशन सवाए कच्च खाने के कुछ भी नहीं है। और यही लोग हैं जो कल आएंगे। महंगे स्कूलों के पढ़े हुए बच्चे, उन्होंने अब झक मारनी है यहां, वो क्या करेंगे यहां?
اور جتنی ایک اچھے اسکول کی فی ہے اتنی تو تنخواہ نہیں ملتی یہاں. بالکل کون آئے گا, کون چلائے گا گورنمنٹ؟ یہ للو پنجو چلائیں گے, نتیجہ سامنے. نتیجہ سامنے. اب تو جا کے سرکاری اسکولوں کا آپ دونوں جاؤ. میں تمہیں بتا دیتا ہوں 2-3 اسکول. سندر رائے بنڈ روڈ پہ ہے ایک, یہ سرکاری, جاؤ. زیادہ کچھ نہیں, 15 منٹ کے لیے ان کے ہیڈ ماسٹر سے لے کے بندے. اور پتا ہے آپ کو, ایک کلاس روم میں 6ٹی کا بھی بچہ ہے, 7ویں کا بھی ہے, 8ویں کا بھی ہے. میں نے ایک ٹیچر سے پوچھا, میں نے کہا ان کو کیسے پڑھاتے ہو؟ میں نے ان کی شکلیں دیکھی, میں نے کہا یار 6ٹی کا بچہ 6ٹی کا لگتا ہے, 8ویں 9ویں کا 8ویں کا لگتا ہے. میں نے کہا یار یہ تو بچوں کی تو عمریں نہیں ملتی. اسی نے مجھے بتایا, کہندا جی کچھ 6ویں دینے کچھ. میں نے کہا یار کین یو ٹیچ دیم. مجھے پتا کیا کہا اس نے, مجھے کہا حسن صاحب گجارا مجارا ہو جائے گا. یعنی وہ پنجابی بھی ٹھیک بولنے کے قابل نہیں تھا. بالکل سے یہ بنیادیں ہیں تمہاری, نمک کی بنیادوں پہ کھڑا ہے یہ ملک. یہ جنریشن ہے جنہوں نے یہ ملک چلانا سنبھالنا ہے. ان کو سوائے تربیت ہے, ایک قبضہ گروپ ہوتا ہے, فلانا ہوتا ہے, ٹیمپٹیشنز ہیں. یہ پورا معاشرہ پرو شر معاشرہ بن چکا ہے. ہر بندہ قطار میں کھڑا ہو تو بھائی میں جتنا مرضی لفنگا ہوں میری جرت نہیں ہوگی. ہر بندہ ہی اگر آوارہ کھڑا ہوگا, میں چاہے بہت ڈسپلنڈ ہوں, پڑھا لکھا ہوں, مینرز مجھے آتے ہیں, میں بھی اس سے جوں میں ہی کھڑا ہوں گا. اگر قطار آئی نہیں تو میں نے قطار میں کیوں کھڑا ہونا ہے بھائی؟ کہاں کھڑا ہوں گا میں؟ اگر مجھے لین کی تمیز نہیں, 74-75 سال ہو گئے, اور تم لوگوں نے انڈر پاسز, اوور ہیڈز, فلانا ٹمکانا, سڑک عبور کرنے کی تمیز ہی نہیں سکھائی. شوکت عزیز آ گیا تھا کیا, میں نے اس وقت بھی کالم لکھا تھا. میں نے کہا تو کیا کر رہا ہے؟ چیزیں اچھی بری نہیں ہوتی, وقت کی بات ہے. بچے کو آپ شام سے بعد گھر نہیں, لیکن جب وہ جوان ہو جاتا ہے, جب وہ پوسٹ گریجویشن کے لیول پہ ہوتا ہے, رویہ آپ کا بدل جاتا ہے. آپ نے قوم کے منہ کو کیا خون لگایا؟ یہ جو کار کی فائنینسنگ, قوم کیا ہے؟ جو موٹر سائیکل کا تھا وہ سوزوکی میں گھس گیا, بعد میں کیا ہوا وہ اس کو چھوڑو. جو سوزوکی وہ کرولا فائنینسنگ, اپنا منہ لال کر رہے ہیں چپیڑے مار مار کے, پڑوسی کا منہ دیکھ کے. قوم کا مزاج سمجھو, وہ ذہنی طور پہ, جذباتی طور پہ, نفسیاتی طور پہ کس مرحلے میں ہے, اس کے مطابق اسے ٹریٹ کرو جیسے اپنی اولاد کو کرتا ہے آدمی. صحیح. پرائمری تک بیہیویئر ماں باپ کا اور ہوتا ہے, آگے وہ اے لیول, او لیول وغیرہ, اور یونیورسٹی پہ, اور یونیورسٹی کے بعد, اور جب وہ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے ماں باپ ریلیکس کر جاتے ہیں. ادھر یہ چڈو سے لوگ ہیں یار, ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا, نا اقتدار, لوٹ مار, بھائی یہ ایجنڈا ہوتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے ان کا. تو حسن صاحب پھر آپ کو کوئی امید نظر آتی ہے کہ نہیں؟ کو آپ دیکھتے ہیں کہ واقعی کوئی ایسا مسیحا آئے گا جس سے کوئی بہتری آئے گی؟ نہیں, میں نہیں یہ سمجھتا. یہ 2 وے ہوتا ہے. جو ایلیٹ ہوتی ہے, عوام اور اشرافیہ, یہ 2 وے ٹریفک ہے, ایک طرف نہیں. مسیحا شزیہ کوئی نہیں ہوتا, نہ کبھی آیا ہے. انسانی تاریخ میں کبھی کوئی مسیحا نہیں آیا. یہ کتابوں میں ہے. یہ بہت ایک مکانہ خیال ہے. 2 وے. وہ پہلے تربیت کرتا ہے. دیکھیں بات سنیں, میں اب تو مجھے بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. وہی باتیں ہیں, وہ بندہ ریپیٹ ہی کرتا ہے تو اور کیا کرے. دیکھو ہم بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی. ریاست مدینہ کیا تھی اس وقت؟ کو ورلڈ بینک تھا, IMF تھا, کرنسی اس طرح تھی. یہ وہ بھائی, وہ ایک محلے جتنی آبادی تھی. مکہ کی چند ہزار, مدینہ کی بھی. حضور نے بندے بنائے. ہمارے آقا کا جو معجزہ تاریخ میں کہیں کوئی یار آدمی نہیں کر سکا. دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں بڑے سے بڑا لیڈر, ایک بڑا آدمی پیدا نہیں کر سکا. آپ نے ایک لشکر تیار کر دیا. آپ نام لیتے جاؤ بندہ دنگ رہ جاتا ہے. بندے بنائے, پھر بندوں نے سپر پاور بنایا اسلام کو. یہ جان جوکھوں کا کھیل تھا بھائی, کو راتوں رات ہو گیا تھا. حضور کو رب العالمین نے یہ ٹاسک سونپا ایٹ دی ایج آف 40. 2 سال بعد آپ نے سفر شروع کیا. 63 سال کی عمر میں آپ اپنے رب کے
پاس چلے گئے. 42 سال سے 52 62 21 سال کیا کیا. سپر پاور تو اسلام آباد میں اس کی وجہ وہ بنیاد دیر رکھ گئے تھے, بندے بنا گئے تھے. وہاں کو تیل نکلا تھا, سونا چاندی ہیرے جواہرات نکلے تھے. نہیں, حضور کے بعد جنگوں میں مسلمان قسم پرسی کے عالم ہوتے تھے, پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے, ٹرین بہت خوفناک ہوتی تھی, لیکن وہ بندے بن چکے تھے. یہاں بنایا ہی کچھ نہیں. 75 سال میں انہوں نے ایک چیز کو ٹھوکروں میں رکھا, وہ تھا کوالٹی ایجوکیشن. آپ وہ پڑھا رہے ہیں بچوں کو جو گھروں میں ہمارے پڑھایا جاتا ہے. دیکھو, متوسط طبقے کا آدمی ہو, ایفلوئنٹ آدمی ہو, گھر میں قاری مستقل فیچر ہوتا ہے. جو غریب غربا ہیں ان کے بچے مسجدوں میں جا کے پڑھتے ہیں, اور ان کو وہ کچھ پڑھاؤ جن میدانوں میں مقابلہ ہے تمہارا, ادھر نہیں. ابھی ریسنٹلی جو انہوں نے کام کیا ہے, وہ جو ٹیلیسکوپ بھیجی ہے, کیا بھیجا ہے یار, میں نالائق آدمی, سائنس مجھے نہیں آتی. انہوں نے تو دنیا کا رخ ہی بدل دیا ہے. ان کو نہیں سمجھ آئی. نیوٹن نے کہا لا آف گریوٹی, دنیا کا رخ تبدیل ہو گیا. وہ قدم قدم پہ ایم آر آئی مشین, بے بیمار ہے اتنے واڑنی ہے, گالا انہوں نے کرنی ہے. عجیب, ہمارے خلاف سازش. بھائی تم کر لو. اتنے سے انگلینڈ, اتنے سے معمولی آبادی, وہ آ کے ہندوستان پہ ہمیں آج تک پڑھاتے ہیں سازش تھی گورے کی. اور تم کر لو. تم نالائق تھے, نکمے تھے, نپڑھ تھے, جاہل تھے. تم یہاں عمارتیں بنا رہے تھے, بلڈنگ. سازش کی بات تو حسن نثار صاحب, عمران صاحب بھی کہہ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ کوئی بیرونی سازش کی وجہ سے ان کی حکومت گئی ہے؟ او بھائی بات سنیں, میں پچھلے دنوں میں نے چین کے بارے میں بات کی. انہوں نے کہا کہ جی بہت سی قومیں جو ہیں وہ مورے ہیں, بڑی قومیں. تو میں نے کہا یار میں تو چائنیز دانش کا بڑا قائل تھا. یہ تو سٹوپڈ بات کر رہے ہو تم. آدمی کمزور ہوگا تو طاقتوروں کا مورا نہیں ہونا, اس نے کیا ہونا. قبیلہ کمزور ہوگا, طاقتوروں کا مورا ہوگا. قوم کمزور ہوگی, طاقتور قوم کی. یہ کیا بات ہوئی؟ اور سازش کہہ دینا, یہ جہلوں والا کام ہے. دیکھو, اف آئی لائک یو, میں کہوں گا آپ بہت سمارٹ ہو, بہت انٹیلیجنٹ ہو, بہت یہ ہو, بہت وہ. اف آئی ڈونٹ لائک یو, میں کہوں گا آپ کانسپریٹر ہو. اس سازش میں اور ذہانت میں بڑی تھن لائن ہے. اور کیوں نہیں ہوتا, کیوں نہ کرے وہ سازش بھائی. وہ ہمارے حریف ہے پھپھی دے پتر نے. وہ پھپھی دے پتر نہیں سکے, بھرا نہیں بخش دے. رائیولری اہم سازش ماتش. لوگ کو بیوقوف بنایا, گورا نہ یوں کر دیا. صحیح جی. تو پھر یہ جو اس وقت سیاست کی صورتحال ہے, ایک ایسا لگ رہا ہے میوزیکل چیئر چل رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں عام انتخابات ہی اس کا حل ہے, یا کوئی اور اس سے بھی حل سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ اس کا جو ایک حل اگر بنتا ہے, دیکھیں آپشنز کوئی نہ ہو. دیکھو, ہمارے یہاں کہتا ہے کہ اگر بندہ حرام ہے, خنزیر, لیکن اگر بندہ بھوک سے مر رہا ہو تو اس کو چھوٹ ہے. طلاق ہے ایک چیز ناپسندیدہ ترین ہے ہمارے حضور کی, لیکن اجازت ہے. اب یہ جو آپ بات کر رہے ہو الیکشن کی, تو بظاہر اگر کوئی اور حل سمجھ آتا ہے تو آپ مجھے بتا دو. وہ ایک ٹیمپرری سا, ایک سطحی قسم کا حل ہے. کم از کم یہ جو اس وقت سینگ پھنسے ہوئے ہیں, ٹریفک چوک ہو چکی ہے, ٹریفک جیم ہے. اور ٹریفک جیم ہو تو ٹریفک وارڈن کیا کرتے ہیں, پتہ نہیں آپ کو کبھی تجربہ ہوا کہ نہیں, وہ وائلیٹ کراتے ہیں خود. یار ادھر سے ون وے توڑ کے آپ ادھر سے نکل جاؤ, آپ ادھر سے نکل جاؤ, تاکہ ٹریفک بحال ہو جائے. اس طرح کی سچویشن ہے. وہ آپ کے پاس چونکہ آپشن کوئی نہیں ہے. وہ میں طلاق والی جو بات کر رہا ہوں, وہی خنزیر کھانے والی بات کر رہا ہوں. میں تو اس جمہوریت میں بلیو ہی نہیں کرتا. میں تو نہ ووٹر کو ووٹر سمجھتا ہوں, کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو جس کے سر پہ چھت اپنے نہیں یار, پیروں کے نیچے زمین اپنی نہیں, جس کی روٹی روزگار میں, اس کے لیے ان کے لیے ان کو خریدنا یا پرچانا یا بیوقوف بنانا, تھانہ کچہری, یہ وہ 5000 مسائل ہے. وہ کہتا ہے یار کسی کے پاؤں پکڑ لو, اس کے پاس ایڑیاں رگڑو, تاکہ میں تحفظ سے کوئی میرے بچے کو کچھ چپڑاسی کرا دے گا, میرے بچے کو کسی کو اسکول ٹیچر کرا دے گا. یہ اس طرح کی زندگی ہے. بالکل ٹھیک. ذات برادری ہے, اس پہ بلیک میل ہو جاتے ہیں, مسلک پہ بلیک میل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ چونکہ جاہل ہیں. جاہل کیوں ہیں؟ چونکہ رکھے گئے ہیں. وہ چھوڑیں, یہ بہت بڑی
वारदात है जिसको समझने के लिए यहां तो लोग याद समझना नहीं चाहते, याद जो आता है खाइन होता है, बहुत अंदर से खोखला और गंदा होता है। हसन निसार उनको अपने साहब अब डॉलर जी ये एक मिनट जी जी उस दिन मैंने दंदियां निकालते देखा इन सबको, उस दिन डॉलर देखो कहां था जिस दिन दंदियां निकल रही थी। तो मुझे किसी ने कहा कि इनको कोई शर्म नहीं आती, तो भाई वो मैंने कहा इनको तो इनकी तो लॉटरी निकल आई है, उसकी वजह है जिसके पास अरबों खरबों डॉलर होंगे, जिन लोगों के पास, और बाहर महफूज पड़े हैं, उन खुद जर में लग रही हैं बैठे तिनका तोड़े बगैर, उनको कई गुना जरबें लग रही हैं, वो दंदियां ने निकाले तो क्या करें, निकालनी अंतड़ियां थी एक दूसरे की। ऐसा ही है जी ऐसा ही। ऐसे ही। लेकिन हसन साहब आपने ये जो समझ शहबाज शरीफ ने कहा था जरदारी साहब, निकालनी अंतड़ियां थी लेकिन निकाली क्या दंदियां। मैंने कहा ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये सेलिब्रेट कर रहे हैं लोगों की कस्म पुरसी, चूंकि ये वोट मजीद पक्के होंगे, इनको बेवकूफ बनाना मजीद आसान होगा। भूखे नंगे मफलूकुल हाल आदमी को हमारे हुजूर ने पनाह मांगी है, किससे? शैतान से या अफलास से, सही, मुफलिस से। या इबलीस से या अफलास से, गुर्बत से। इनके वोट की क्या औकात है? सुभान अल्लाह भाई। एक की जहालत दूसरे की इल्मियत एक बराबर है, सदके जाऊं। तो इमरान खान साहब की इस वक्त मकबूलियत की क्या वजह है हसन निसार साहब? उसकी वजह है मैसेज चला गया कि ये करप्ट हैं, एक बात। दूसरी बात, इमरान के बारे में ये लोगों के अंदर ये यकीन रासिख है कि वो बेईमान नहीं है। और तीसरी बात, बुनियादी बात, मैथमेटिक्स कि भाई ये इनको तो अशरों आजमाया गया, सालों नहीं। और इमरान को एक टर्म नहीं पूरी करने दी। जी इस तरह के फैक्टर, इनका अंजाम शुरू हो गया है, ये आप लिख के रख लो इंशाअल्लाह। अच्छा सर, इट इज अ फेडिंग आउट फोर्स, इट इज अ फेडिंग आउट फोर्स। ये बर्फ का ब्लॉक है जो पिघल रहा है, और बर्फ का ब्लॉक पिघलता हुआ कभी किसी ने देखा नहीं। आप चाहे सामने बैठे हो, वो जब डिसअपियर होता है तो पता लगता है वो सारा ही गया, सही। या आपको श्रिंक होता नजर आता है, लेकिन समझ नहीं आती कहां कहां से। तो ये बूंद बूंद टपक रहे हैं, इनकी आहनी मुट्ठी से रेत खिसकनी शुरू हो गई। अब उसको कोई नहीं रोक सकता, इल्ला पीटीआई को बहुत ही बड़ी बांगी मारे। अच्छा सर, आप नहीं समझते कि अगर इमरान खान को टर्म पूरी करने दी जाती, 5 साल पूरे करते, तो शायद सूरत हाल डिफरेंट होती? शायद नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप 100% ठीक कह रहे हैं। बहुत बड़ी हिमाकत, लालच, लेकिन इनका प्रॉब्लम था, ये बेवकूफ नहीं है। इमरान साहब, ये ਤੁਹਾਡੇ मेरे जिन्ने अकलमंद है ने ज्यादा नहीं तो कई गुना अक्लमंद। ये नहीं, मैं वही सुने, ये इनका मसला केसेस का था, फिनिशिंग लाइन की तरफ जा रहे थे केसेस। ओ भाई, इन्होंने कहा ना कि जो रब नेड़े के कसून, मुहावरे सुने हैं नहीं? ये जी सर की दानिश होती है कि अच्छा भाई, मौत और बुखार में 104 बुखार या मौत, बंदा कहता जी 104 बुखार, इन्होंने 104 बुखार कबूल कर लिया। ये भाई इस चक्कर में, इस अजाब से तो निकलेंगे ना जो हम पे झूठे सच्चे केसेस बने हुए हैं। सही। हसन निसार साहब, नतारा होने से पहले कुछ कर लो। बिल्कुल जी। हसन निसार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह फिर कभी दोबारा आपको ज़हमत देंगे, उम्मीद के साथ कि आप दोबारा हमें वक्त देंगे और फिर मज़ीद हम आपसे कुछ सीखेंगे भी, हिस्ट्री से भी, और जो बुनियादी मसाइल हैं पाकिस्तान के, उसके हवाले से भी कोशिश करेंगे कि कुछ रोशनास करें। हसन निसार साहब की ओपिनियन नाज़रीन आपने देखी। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।